हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए पॉलिटी का एक और टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं और शेड्यूल्स हैं। तो आज हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है सिटीजनशिप। अब हम पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट फर्स्ट क्या है। तो चलिए जानते हैं पार्ट वन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट वन है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि यूनियन और टेरिटरीज के बारे में इसमें बताया गया है। पार्ट वन आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट इंक्लूड आर्टिकल फ्रॉम 1 to 4, यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में है। पार्ट 1 is a compilation of law pertaining to the Constitution of India as a country and the union of state, and it is made of this part of the Constitution contain the law in the establishment, renaming, merging। अब इस पार्ट में यूनियन और टेरिटरीज से उसके इस्टेब्लिशमेंट, उसकी रीनेमिंग, उसकी मर्जिंग, ऑल्टरिंग या फिर बॉर्डर्स स्टेट की, इन सभी के बारे में बताया गया है। पार्ट वन पर इन्वोक्ड, यानी कि पार्ट वन जो है उसे इन्वोक किया गया था कब? जब वेस्ट बंगाल को रीनेम किया गया, जब यहाँ पर कुछ नई स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। ये पहले नहीं हुआ करती थी, इन्हें बाद में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो तब पार्ट वन इन्वोक हुआ था और यहाँ पर संशोधन द्वारा यहाँ पर कुछ अन्य राज्यों को इसमें जोड़ा गया। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कहता है वो जान लेते हैं। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी ये यूनियन और टेरिटरी के नाम के बारे में बताता है। इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि इंडिया यानी कि भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ है। The state and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। और states और territories के बारे में जिस तरीके से फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है वही यहाँ बताया गया है। The territory of India shall comprise the territories of the state, the union territories, such other territories as may be acquired। यानी कि यहाँ पर इंडिया की उन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, यानी कि सबसे पहले तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों की टेरिटरीज। इसके बाद यूनियन टेरिटरी जिसे फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया, और वो बाकी सारी टेरिटरीज जो कि देश में एक्वायर्ड की गई हैं, उन सभी के नामों के बारे में यहाँ आर्टिकल 1 में डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का आना हमारे पार्ट 1 में, ये आर्टिकल 2 बताता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इन द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, यानी कि पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ एडमिट करती है जिससे कि वो कोई भी नई स्टेट का स्टैब्लिशमेंट कर सकती है जो कि उनकी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से फिट बैठता है, तो वो उस राज्य का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 2A कहता है कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विथ द यूनियन। अब यहाँ पर आर्टिकल 2A हमारा ये कहता है कि जो सिक्किम है वो हमारे यूनियन के साथ एसोसिएट है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि ये नए राज्यों का फॉर्मेशन के लिए भी कहता है। इसके बाद बाउंड्री और एरिया जो है उनका ऑल्टरेशन भी इसके ही अंदर आता है, और जो पुराने राज्य हैं
उनके भी यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो हैं उनके भी नेम्स में अगर थोड़े चेंजेस अगर होते हैं तो वो भी आर्टिकल 3 के अंडर में ही आता है. फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटी टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट. यानी कि किसी नए राज्य का निर्माण करना, किसी टेरिटरी को सेपरेट करके भी राज्य का निर्माण हो सकता है, या फिर किसी अलग स्टेट को बनाने के लिए विभाजन भी हो सकता है. तो ये सब कैसे होगा, किस बेसिस पर होगा, ये आर्टिकल 3 सोचता है. तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ाने के लिए. डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, या फिर किसी स्टेट के एरिया को कम करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि उसका डिवीजन कर दें, दो अलग अलग जगह में विभाजित कर दिया जाए. ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्यों की बाउंड्रीज को अलग अलग करना, या फिर उन राज्यों के नाम को अलग अलग करना. तो ये सभी कुछ आर्टिकल 3 में आता है. प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अब इसके लिए कोई भी बिल किसी भी हाउस में, अपर हाउस लोअर हाउस में पास नहीं किया जाता अगर यहाँ पर रिकमेंडेशन हो प्रेसिडेंट की, एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन इन द बिल अफेक्ट द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट. तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है तो फिर यहाँ पर किसी भी बिल के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. आर्टिकल 4 क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स. यानी कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो भी कानून बनाए जाएंगे टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल, जो जिनमें संशोधन किया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, जिन्हें लेकर संशोधन किया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, चाहे वो सप्लीमेंटल हो, इंसिडेंटल हो या फिर कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स हो, इन सभी पर नियम जो है वो आर्टिकल 4 के द्वारा बनाया गया है. तो एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल. यानी कोई भी लॉ आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का कंटेन करता है तो वो उसका जो संशोधन किया गया है उसमें वो फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंड किया गया है. नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368. लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको लेकर यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं बना कि उसमें संशोधन यहाँ पर किया जाएगा. आर्टिकल 368 क्या है ये भी हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे आगे. अब यहाँ पर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ पर 1 से लेकर 4 आर्टिकल तो दे दिए हैं, तो किसी में यहाँ पर चेंज किए जा रहे हैं स्टेट्स के नेम, यहाँ पर कुछ में डिवीजन किया जा रहा है, कुछ में बाउंड्री सेट की जा रही है, कुछ में अमेंडमेंट किया जा रहा है. ये सभी आर्टिकल्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ही हैं. लेकिन अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स भी हैं. वो क्या क्या हैं? आर्टिकल अंडर विच सिक्किम वॉज मेड पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि इंडियन यूनियन का पार्ट सिक्किम बना, वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 2A है, याद रखिएगा. आर्टिकल अंडर विच तेलंगाना वॉज मेड पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि जिसके अंदर तेलंगाना एक स्टेट बनाई गई इंडियन यूनियन की, वो आर्टिकल 3 के अंडर बनाई गई है. आर्टिकल 3 ओरिजिनल प्रोविजन वॉज अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955, यानी कि आर्टिकल 3 में जो ओरिजिनल प्रोविजन है उसको अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया है 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955 द्वारा. Nowhere under Part 1 it is mentioned that India is federal state. It rather uses the phrase union of state. अब यहाँ पार्ट 1 में ये मेंशन किया गया है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज यूज हो रही है कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का समूह. ये हमारे पार्ट 1 के अंदर आता है.
टेरिटोरियल वाटर वर्सेस इंटरनेशनल वाटर. द टेरिटोरियल वाटर एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट. यानी कि जैसे कि वाटर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, नेशनल बॉर्डर से आ रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहा है. तो ये जो हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं, चाहे वो टेरिटोरियल वाटर हो या फिर इंटरनेशनल वाटर, शेल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. ये भी हमारे यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट्स का ही पार्ट होते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एनी लिस्टिंग ऑफ देम सेपरेटली इन शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी अगर इन्हें किसी में लिस्ट नहीं किया गया है सेपरेटली तो ये शेड्यूल 1 और 4 के अंदर ही आते हैं. इकोनॉमिक जोन इज अ sea zone prescribed by the Union Nation Convention on the Law of a Sea Over, which is the state has special rights over the exploration and use of marine resources. अब यहाँ पर इकोनॉमिक जोन्स की बात करी जा रही है. तो इकोनॉमिक जोन वही हम जैसे की बात कर रहे हैं कि टेरिटोरियल वाटर है या इंटरनेशनल वाटर, यानी कि पानी जो रिसोर्सेज हैं वो किस स्टेट के अंदर आते हैं. तो यहाँ पर उन्हें लेकर यूनियन नेशन कन्वेंशन द्वारा एक लॉ बनाया गया है मैराइन रिसोर्सेज पर, including every production from water and wind. It stretches from the baseline out of 200 nautical miles. यानी कि 200 nautical miles एक बेसलाइन उन्हें दी गई है जो कि स्टेट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, वो अपने राज्यों तक स्ट्रेच कर सकते हैं. ये मैराइन रिसोर्सेज के लिए एक अलग कानून उन्होंने बनाया है. The difference between the territorial sea and the exclusive economic zone is that the first confer full sovereignty over water, whereas the second is merely a sovereign right. यानी कि टेरिटोरियल सी और इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर उनमें डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट जो हमारा टेरिटोरियल सी है, यानी कि जो राज्य है उसके अंदर की सीमा में आने वाला पानी, और यहाँ इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है. तो ये इकोनॉमिक जोन यानी कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, राज्य के बाहर, लेकिन उसके लिए भी एक कोस्टल स्टेट राइट बनाया गया है. द सरफेस वाटर एज कैन बी सीन इन द मैप आर इंटरनेशनल वाटर. यानी कि वो सरफेस वाटर जो कि मैप में दिखाया गया है उसको हम इंटरनेशनल वाटर कंसिडर कर रहे हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन 14th Amendment Act 1976 substituted a new Article 297 so as to vest in the Union of India all land, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial water or continental shelf or exclusive economic zone of India. यानी कि यहाँ पर 14th Amendment Act 1976 द्वारा एक नया आर्टिकल लाया गया है, आर्टिकल 297, और वो आर्टिकल ये कहता है कि हमारे इंडिया में कोई भी लैंड्स, मिनरल्स, वैल्यूएबल ओशियंस हो, टेरिटोरियल वाटर हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, ये सभी कुछ इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया ही कहलाएगा या इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है. तो ये भी मतलब जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम यूनियन एंड टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज है उसके लिए कुछ अलग नहीं है, वो भी इसी के अंडर आता है. तो उसी के लिए यहाँ पर 14th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा यहाँ पर 297 आर्टिकल बनाया गया है. द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 वाज एनेक्टेड by the Indian government to notify the sovereign rights on these areas for dealing with other countries. यानी कि अमेंडमेंट इसलिए लाया गया कि गवर्नमेंट जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ यहाँ पर डील कर सके. However, it is not clear whether states are debarred from imposing taxes or royalty on the mineral extracted from the territorial waters and exclusive economic zone, which are still under states jurisdiction as per serial number 50 of state list in the 7th schedule of the constitution. अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं की गई कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर टैक्स इम्पोज करेंगी मिनरल्स और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर, विच आर स्टिल अंडर स्टेट जुरिस्डिक्शन. यानी कि ये अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है. 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लिस्ट के अंदर ये चीज़ आती है जो मिनरल्स एंड टेरिटोरियल वाटर्स हैं. तो यहाँ पर जो टैक्स है इन पर इम्पोज किया गया है कि नहीं किया गया है, ये अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया है. फॉर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट इज़ नॉट मैंडेटरी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि
क्रिएशन या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए किसी भी स्टेट की, यहाँ पर द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट इज नॉट मैंडेटरी। उस स्टेट की परमिशन यहाँ ज़रूरी नहीं है हमारे संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट द बिल हैज़ टू बी रेफर टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिव एक्सक्यूज। यानी कि अगर यहाँ पे किसी राज्य में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर डिस्ट्रक्शन करना है तो उस स्टेट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर लेजिस्लेचर द्वारा एक बिल पास किया जाएगा उसके व्यूज़ को जानने के लिए, उससे यहाँ पर कंसल्टेशन लिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ काम चालू होता है। पर उस पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ पर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, उसकी लेजिस्लेचर यहाँ पर एक बिल पास करती है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेसेसरी फॉर द स्टेट क्रिएशन रीनेमिंग बिल। यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टेट के क्रिएशन के लिए या फिर उसके रीनेमिंग के लिए या फिर कोई बिल पास करने के लिए। आर्टिकल 3 ये कहता है नो सच प्रोविजन इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 2 न्यू स्टेट्स। यानी कि आर्टिकल 3 हमारा ये कहता है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहाँ ज़रूरी है किसी भी स्टेट क्रिएशन और रीनेमिंग बिल के लिए, लेकिन आर्टिकल 2 हमारा ये कहता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 2 हमारा ये कहता है नई स्टेट्स के लिए, न्यू स्टेट्स अभी अभी जो नई स्टेट्स बनाई गई हैं जैसे कि तेलंगाना है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो इनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा आर्टिकल 2 कहता है। तो यहीं कई चीज़ों में वेरिएशंस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। बहुत डिफरेंस हो जाता है यहाँ कि आर्टिकल 1 में तो ऐसा लिखा था लेकिन आर्टिकल 2 में ऐसा क्यों लिखा है। तो यहाँ पर कुछ वेरिएशंस हैं, वो दोनों ही बातें, दोनों ही चीज़ें पॉइंट सही होते हैं, पर यहाँ पर जो अमेंडमेंट है, यहाँ संशोधन द्वारा यहाँ उन चीज़ों को बदल के मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो पार्ट 1 में हमारे द यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है और वो आर्टिकल 1 से लेके 4 के अंडर आते हैं। आई होप इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।